आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने की तैयारी कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ सीमा पार से रह रहकर जो साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों को लेकर दुश्मन देश को सबक सिखाने की जरूरत और तैयारी भी नजर आ रही है। इन सब के बीच में आप जानिए, पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर आमिर हमजा की हत्या कर दी गई है। रिटायर्ड ये ब्रिगेडियर है जिसकी हमजा की हत्या कर दी गई है। यहाँ जिस तरीके से अपडेट मिल रहा है, ये अलग अलग हमलों का मास्टरमाइंड रहा। पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा की हत्या कर दी गई। 2018 सुंजुवान हमले का मास्टरमाइंड था। हमले ने जम्मू में सेना के कैंप पर इसने हमला करवाया था। हमजा ने आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। जो अपडेट मिल रहा है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो हमले हुए, उनके पीछे ये साजिश करता रहा, ये मास्टरमाइंड रहा। हमजा ने जम्मू में सेना के कैंप पर हमला करवाया था और आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने अब गोली मार दी है। पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा जिसकी हत्या हो गई है, 2018 के सुंजुवान हमले का ये मुख्य मास्टरमाइंड रहा। जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसके बाद ये तय समझा जा रहा है कि इस तरीके से भारत के जितने भी दुश्मन हैं या फिर भारत को लेकर जो भी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में इन्वॉल्व पाया गया, उसका अंजाम इसी तरीके से होना चाहिए और हो भी रहा है। भारत एक एक करके ऐसे सभी साजिशकर्ताओं की लिस्ट बना रहा है, ऐसे सभी दुश्मनों की लिस्ट बना रहा है और फिर उनके खात्मे की तैयारी भी है। 2018 सुंजुवान हमले को लेकर ये जानकारी, जिसमें सेना के कैंप पर यह हमला करवाया गया था और अब जो हमजा है उसकी हत्या को लेकर अपडेट, ये पाकिस्तान की जमीन पर ही भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया गया है। अब ये हमला हुआ, हमले का मास्टरमाइंड रहा, लेकिन कौन है आमिर हमजा, ये आपके लिए जानना समझना जरूरी है। आमिर हमजा जो कि पाकिस्तान का रिटायर्ड ब्रिगेडियर और आतंकियों को लगातार पनाह देने का काम करता था और अलग अलग आतंकी घटनाओं में जो मास्टरमाइंड का काम है वो आमिर हमजा की तरफ से हुआ। आमिर हमजा जो कि पाकिस्तान का रिटायर्ड ब्रिगेडियर, आतंकियों को पनाह देने का काम आमिर हमजा का, आतंकियों को ट्रेंड करने का काम भी आमिर हमजा का। भारत का दुश्मन की टॉप लिस्ट में हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा, आमिर हमजा का नाम था। जम्मू कश्मीर के सुंजुवान आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में ये पूरी तरह से शामिल था, ये कहिए मास्टरमाइंड था उसका। सुंजुवान आर्मी कैंप पर हमला करवाने का आरोप इसी पर था, यानी कि आमिर हमजा पर था और ये भारत में दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर था। साल 2018 में ये आतंकी हमला हुआ था जिसमें सेना के कैंप को निशाना बनाया गया था और हमले में भारत के 6 जवान शहीद हो गए थे। और हम कहते हैं ना, शहादत का बदला जरूर लिया जाता है, वो लिया गया है। हमजा ने आतंकी हमले का प्लान बनाया था और इस प्लान को फिर अंजाम दिलवाया गया। आईएसआई लश्कर ने आतंकी हमला मिलकर किया था, उसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा का नाम भी खास तौर पर सामने आ रहा था। हमले में शामिल लश्कर कमांडर ख्वाजा भी मारा जा चुका है और अब आमिर हमजा के भी मारे जाने की खबर है। आमिर हमजा जो कि पाकिस्तान का रिटायर्ड ब्रिगेडियर और आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड, सुंजुवान में सेना के कैंप पर जो हमला हुआ था जिसमें 6 जवान हमारे शहीद हो गए थे, हमने अपने 6 जवानों को खो दिया था। अब वही आमिर हमजा पाकिस्तान की सरजमी पर ढेर हो गया है। कुछ हमलावर आए जिन्होंने उसे गोली मार दी, जिसमें आमिर हमजा मारा गया है। अब ये भारत का दुश्मन और ये कहिए दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर ये आमिर हमजा था, लेकिन अब इसका खात्मा हो गया है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर इस पर जुड़ गए हमारे साथ बात करने के लिए। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड जय सोढी हमारे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। यूके देवनाथ सर, आमिर हमजा का मारा जाना ये कितनी बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की जमीन पर मारा गया। रचना जी, जो भी हिंदुस्तान का दुश्मन है, भारत के पास, हमारे गृह मंत्रालय के पास उनकी पूरी डिटेल्स है, इनकी पूरी डोजियर तैयार है। और अच्छी बात यह है कि ये सब एक एक करके 72 हुरों के पास पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे रोना धोना करता है कि ये सब भारत कर रहा है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि भारत जो है कभी भी बिहाइंड द बैक ऐसी कार्रवाई पर यकीन नहीं करता है। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के जो ये सब इंडिया के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की है,
विदेश मंत्रालय ने भी बार बार उनका खंडन किया है। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह के सांप अपने आस्तीन में पालेगा तो वह सांप आपस में ही लड़ भिड़ मरेंगे। हो ये रहा है कि आईएसआई ने काफी बड़ी तादाद में रिटायर्ड ऑफिसर्स को ये जिम्मेवारी दी है, फंडिंग भी की है कि वो इधर उधर से गुमराह बेरोजगार गरीब लड़कों को ढूंढें, उनको ट्रेन करें और उनको कश्मीर में भेज दें। पाकिस्तान की फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स ऐसा काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये ही नहीं, वहां पाकिस्तान की फौज जो है ऐसे भटकाए हुए युवकों का इस्तेमाल करके आईएसआई के जो ये एजेंट होते हैं पाकिस्तान फौज के ऑफिसर्स, ये वहां पे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इलीगल नाजायज पैसा। फिर क्या होता है, एक दिन इसमें आपस में ही भिड़ जाते हैं। जो आईएसआई के एजेंट्स हैं, कौन कहां पर किस ड्रग टेरिटरी को कंट्रोल करेगा, लड़ाई हो जाती है। कहां पे आर्म्स की सप्लाई की, उसकी कमीशनिंग किसने ज्यादा खा ली, किसने कम खा ली, उस पर लड़ाई हो जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे को मार देते हैं और दोष इल्जाम लगाते हैं भारत पर। इनको समझना पड़ेगा कि भारत ऐसी ओछी कार्रवाइयों पर कोई यकीन नहीं करता, हम कभी नहीं करते। हाँ, हमारी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, हमारे पास पूरे डिटेल्स हैं पाकिस्तान के इन शरारती तत्वों के, और वो सब एक एक करके खुदा को प्यारे हो रहे हैं। जी, होने भी चाहिए। जब कर्म इस तरह के हो तो अंजाम इस तरीके के ही होते हैं। वही अंजाम भुगत रहा है। आईएसआई का चमचा कहा जाता था आमिर हमजा को, जो कि मारा गया है। जेएस सोढी सर, आमिर हमजा अकेला इकलौता नहीं, इससे पहले भी मारे गए हैं, इससे आगे भी मारे जाएंगे, ये हम तय मानकर चले। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। भारत सरकार ने कई बारी साफ किया है कि ये ना तो हमारी नीयत है और ना ही नीति है कि हम चाहे स्वदेश में या विदेश में हम किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में नहीं मारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो दुखी हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो कहर मचाया था हमारे देश में, हमारे हजारों लोग मारे गए हैं, हमारे करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है। और ये जो लोग हैं जो भारत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ये वो अननोन गनमैन या अज्ञात लोग हैं जो कि पाकिस्तान में उन लोगों को गिन गिन के चुन चुन के मारे हैं जिन्होंने भारत के ऊपर ऐसी कार्रवाई की। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम उन अननोन गनमैन या अज्ञात लोगों को जो भारत का बदला पाकिस्तान के अंदर ले रहे हैं। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं रचना जी, ये ना तो आखिरी मौत है ऐसे दरिंदों की और ना ही ये पहली मौत है, आने वाले समय में भी होगी। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करेगा जो कि भारत में दहशत फैला रहे हैं, ऐसे अज्ञात लोग, ऐसे गनमैन, अननोन गनमैन, ये पाकिस्तान में एक एक को गिन गिन के चुन चुन के मारेंगे। पाकिस्तान को याद होना चाहिए कि वो अगर आर्थिक तरक्की चाहता है तो उसे ये आतंकवाद को समर्थन करना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा और पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा हुआ है या फिर जिन मुश्किल हालातों में अभी बना हुआ है, इससे मुश्किल हालात और भला उसके लिए क्या होंगे, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा। बो रहा है आतंक, निपट रहा है आतंक से, जूझ रहा है आतंक से, और पाकिस्तान के हालात सुधरते हुए दूर दूर तक दिख नहीं रहे। इन सब के बीच में टीटीपी के आतंक से खौफ में है पाकिस्तान सरकार। खबर ऐसी है कि आतंकियों से तंग पाकिस्तान ने यूएन में अब गुहार लगाई है। पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम ने यूएन में अपील की है। टीटीपी आतंकी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरनाक हथियारों को हासिल करने के लिए खास अभियान चलाने की बात सामने आ रही है। हथियारों के अवैध व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, ये मांग हो रही है। हथियारों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना यूएन की जिम्मेदारी। अगर जिस तरीके से हथियारों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने की बात है, टीटीपी के आतंक से खौफ में है पाकिस्तान सरकार, और अब यूएन में गुहार लगाना ही शायद एक मात्र विकल्प यूके देवनाथ सर बचा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के सामने। रत्ना जी, इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती। ये जितने टीटीपी के आतंकवादी हैं, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाकर, यूएन में जाकर रो रहा है। कमाल की बात है। इन तालिबान को तो इंस्टॉल किसने किया अफगानिस्तान में? अगस्त 2021 में पाकिस्तान की आईएसआई ने, उन्होंने ही तालिबान को हथियार दिए कि वो अमेरिका को लड़के अमेरिका को भगाए वहां से। अब तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के हाथ से फिसल गई है।
अब जब जहाँ तक ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात है, ये तो शुरुआती दिनों से ही डूरन लाइन के उस तरफ और डूरन लाइन के इस तरफ एक्टिव थे। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो ट्राइबल्स हैं, वजीरिस्तान में हैं ट्राइबल्स, उनको जरा आज़ादी मिले, जरा ऑटोनॉमी मिले पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से जो सरकार है वो वहाँ पर ज़्यादा उनको तंग ना करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो टीटीपी के आतंकवादी जो हैं हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि प्रॉब्लम तो उसकी अपनी सरजमीन पर है, इसको सॉल्व करने का काम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स का है, जो कि टीटीपी के आतंकवादियों और उनके परिवारों से मीठा मीठा बात करें और मसले को सुलझाएं। नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, रजाकार जो हैं, उनके सरकारी पेड, उनका काम है कि वो टीटीपी के आतंकवादियों को कंट्रोल करे। इसकी जगह पाकिस्तान दौड़ दौड़ के गुहार लगा रहा है यूनाइटेड नेशन में। मैंने अपने सारे जिंदगी में 34 साल की नौकरी में कभी भी इससे बड़ा भद्दा, घटिया, सस्ता और हास्यास्पद मजाक नहीं देखा। जी, झूठी सिंपैथी भी तो लेने की कोशिश ये नजर आ रही है जेएस सोढी सर। अगर यूएन में ये गुहार लगा रहा है तो पाकिस्तान फिर अपने गिरेबान में झांक कर भी तो देखे कि ये नौबत आ क्यों गई। रचना जी, पाकिस्तान के आंसू घड़ियाल के आंसू है, पूरी दुनिया उस पर कोई भरोसा नहीं करती, तभी आज पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मखौल बन के रह गया है। पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र में रोए, चाहे अमेरिका के पैर पड़े, चाहे चीन से लिपक ले, हकीकत ये है कि दुनिया जान चुकी है कि अगर आतंकवाद का कोई गढ़ है, कोई एपी सेंटर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने जो अपने कुकर्म किए थे, आज वो उसी का भुगतान कर रहा है। 21 सितंबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे गई थी, तो उन्होंने एक बहुत ही विख्यात बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, ये सांप उन्हें भी डसेंगे एक दिन। वो जो आतंकवादी पाकिस्तान ने पाले थे भारत के ऊपर हमला करने के लिए, आज वही पाकिस्तान के अंदर सांप बन के इनको ऐसा डस रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। और जिस जिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके ये रो रहे हैं, वहां पे इनका माहौल ही बन रहा है। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान अगर सुधर जाता है, अपनी आवाम को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। मैं बस एक और मिनट चाहूंगा रचना जी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब दोनों देश की तिजोरियां खाली थी, दोनों देश के पास पैसा नहीं था। लेकिन 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटल जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन 1960 से 2024 में क्या बदला? सिर्फ पाकिस्तान की गलत नियत और गलत नीतियां। आज पाकिस्तान ऐसे मुश्किल में है, चाहे आर्थिक समस्या, चाहे आतंकवादी की समस्या, नतीजा तो अब दिख रहा है, यहाँ गर्त में चला गया है पाकिस्तान, और गर्त में जाने से पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। वजह यह है, भारत तो लगातार अपना कद बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया में अपनी पहचान और ज्यादा मजबूत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जहां हुक्मरान सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है, पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आप दोनों रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान जहां लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है और लोकतंत्र का मजबूत पिलर कहा जाता है मीडिया को, यानी कि पत्रकारों को, पाकिस्तान में पत्रकारों की हत्या का सिलसिला भी लगातार जारी है। अशांत खैबर पख्तूनख्वा में पत्रकार को गोलियों से भून दिया गया। बेखौफ बदमाशों ने खलील जिब्रान नाम के पत्रकार की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पाकिस्तान पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है, पड़ताल में जुटी हुई है। खलील जिब्रान नाम के पत्रकार की हत्या हुई। वारदात को अनजान बंदूकधारी हमलावरों ने अंजाम दिया। वहां पहले ही मीडिया की आवाज को दबाया हुआ है। कुछ इक्का दुक्का यूट्यूबर्स हैं जो कि बात लोगों से करते हैं, जहां रह रहकर पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग बयानबाजी करते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में पत्रकारों की हत्या का सिलसिला भी लगातार जारी। यूके देवनाथ सर, आम चुनावों ने और उससे पहले के अलग अलग चुनावों और अलग अलग सरकारों ने बता दिया कि लोकतंत्र तो नामो निशान पाकिस्तान में बचा है नहीं, और अब पत्रकारों की हत्या भी। किसी भी डेमोक्रेसी में पत्रकार और एक स्वतंत्र मीडिया की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि अगर किसी पत्रकार ने या मीडिया पर्सन ने विपक्ष की तरफ से कोई भी फेवरेबल स्टेटमेंट दे दिया, तो वो तुरंत आईएसआई के काले रेडार के चश्मे पर चढ़ जाता है।
वहां पर पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, विपक्ष के सिंपैथाइजर्स हों, और जैसे सब देशों में होता है कि कुछ सेंटरिस्ट लोग होते हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर होते हैं, जो कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। इन सबकी डोजियर और ब्लैकलिस्ट आईएसआई ने बना दी है। और आईएसआई क्या करती है कि इन लोगों को बीच बीच में अपने जो गुर्गे हैं, आईएसआई उनको फंडिंग कर देती है और ये गुर्गे जाके इन पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को मार डालती है। इसका पर्पस क्या है? आईएसआई बाकी पत्रकारों में और बाकी बुद्धिजीवियों में एक खौफ का माहौल क्रिएट करना चाहती है कि या तो तुम चुप हो जाओ, या तुमने अगर मुंह खोलना है तो सिर्फ सरकार के समर्थन में बात करो। पाकिस्तान में तो अगर किसी ने सरकार और खासतौर से आर्मी के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसको मालूम है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी, अब उल्टी गिनती पाकिस्तान की शुरू हो, पाकिस्तान के हुक्मरानों की शुरू हो, लेकिन कुल मिलाकर फिर बात वही आ जाती है कि भुगतना आम जनता को पड़ता है। लेकिन जे.एस. सोढी सर, जहां इलेक्शन निष्पक्षता के साथ ना हो, जहां पर मीडिया पर हमला किया जा सके, जहां पर अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाए और वो रिकॉर्ड बताएं कि कैसे संख्या अब साल दर साल कम हो गई है या फिर नामो निशान अल्पसंख्यकों का बचा ही नहीं है, उस देश का भविष्य भला क्या है? रंजना जी, जिस देश या इंसान की बुनियाद ही नफरत पे हो, वो देश या इंसान कभी जिंदगी में तरक्की कैसे कर सकता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक देश बना भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियों पे, और आज देखिए भारत कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। इसलिए जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार हमें बताते हैं कि हमेशा हर इंसान की इज्जत करो, हर धर्म की इज्जत करो, हर उस इंसान की इज्जत करो जो कि देश की तरक्की में अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे से योगदान दे रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और तभी यही कारण है कि आज पाकिस्तान में आटा, एक जगह है चित्राल पाकिस्तान में, वहां पे आटा कुछ हफ्ते पहले 1200 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। पाकिस्तान में पानी नहीं है पीने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है, वहां की आवाम में इतना आक्रोश है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना जिम्मेवार है। और ये जो हालात हैं ये सुधरते हुए अभी दूर दूर तक नजर आते नहीं है पाकिस्तान के, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या इसी तरीके से भुखमरी की कगार पर और पूरी तरह से भुखमरी की चपेट में आ जाएगा क्या? इन सब के बीच में अपडेट एक और है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। बरेलवी मौलाना ने पीओके को बताया है भारत का हिस्सा। यहाँ पर भारत पर आरोप लगाना बंद करें पाकिस्तानी हुक्मरान, ये भी कह दिया। साथ ही साथ कहा कि पीओके में होने वाले जो धरना प्रदर्शन है उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तानी सेना पीओके में लगातार आम लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रही है, और इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है और ज्यादा भड़क गया है, प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। पाकिस्तानी नेताओं ने सच्चाई को माना है, पीओके भारत का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत जब चाहेगा पीओके के ऊपर तिरंगा लहरा सकता है, और भारत तो जब चाहेगा कर लेगा, लेकिन वहाँ आम लोग भी तिरंगा हाथों में लेकर प्रदर्शन करते हैं, ये है सबसे बड़ी बात। पाकिस्तान को हद में रहने की नसीहत भी सीधे दे दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, सुनिए जरा क्या कहा। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, और वहां की बरसरे इक़्तिदार लोगों में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, इन सब लोगों की खामोशी भी इस बात पर दलालत करती है, दलील है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। और पीओके के लोग महंगाई के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज की दरंदगी और बर्बरियत के खिलाफ, और अपने हुकूक और अधिकारों के हनन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें मौलाना फजलुर रहमान, मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान, और फौजी जनरल मुनीर आसिफ ने ये कहा कि इसमें भारत का हिस्सा है और भारत सरकार इन लोगों को उकसा रही है। ये सरासर झूठ और किज़बयानी पर महमूल बयान है। इसमें कहीं दूर दूर तक न सच्चाई है और न हकीकत है। शहाबुद्दीन रजवी को सुना, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। यूके देवनाथ सर, पीओके में जो कुछ हुआ वो आज की बात नहीं है, वो लगातार हम जो तस्वीरें हैं दर्शकों को दिखा रहे हैं, और वहाँ नारे जो लग रहे हैं पाकिस्तान से लेके रहेंगे आज़ादी,
वो भारत के सिखाए हुए तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देख रहे हैं भारत के कश्मीर को, जो देख रहे हैं पाक के अधिकृत कश्मीर को। जमीन आसमान का अंतर है, वहां रोटी के लिए मोहताज है, बिजली नहीं मिल रही है, पाकिस्तानी सेना जुल्म ज्यादती अलग कर रही है, और यहाँ जो कश्मीर है वो भारत का स्वर्ग कहा जा रहा है, धरती का स्वर्ग कहा जा रहा है। ये जमीन आसमान का अंतर ही तो है जो लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहा है और कह रहे हैं अधिकार हमें चाहिए, हमें तो भारत में जाना है। जी हाँ रत्ना जी, जो लोग ट्राइबल लोग हैं, बहुत भोले वाले लोग हैं, पीओके का जो हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं, गिलगित, हुल्जा, बाल्टिस्तान, वो लोग दिल और दिमाग से भारत के कश्मीर के हिस्सा हैं। उनका तो 1947-48 तक जो रास्ता था, असली रास्ता, वो भारत के कश्मीर के श्रीनगर तक था, रोटी बेटी का रिश्ता था। और तो और पिछले हफ्ते तो हद ही हो गई जब पाकिस्तान के एक कोर्ट में जज ने पूछा पाकिस्तान की सरकार से कि आप पीओके के एक क्रिमिनल के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे हो, तो बड़ा चुटकुला जैसा जवाब आया। पाकिस्तान सरकार के एडवोकेट ने बोला कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के जो नियम कानून और अलग अलग एक्ट्स हैं वो पीओके में लागू नहीं होते। यानी पाकिस्तान सरकार के खुद के सरकारी वकील ने ये कबूल किया कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, पीओके के जो लोग हैं वो दिल और दिमाग से पाकिस्तान लोगों को पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, क्योंकि वहाँ के पाकिस्तान के जो सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी है, पंजाबी हैं, वो लोग पीओके के लोगों को अपना गुलाम समझते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। पीओके में और यही जो तो भी वजह है कि लोग सड़कों पर आ गए, हजारों की संख्या में आ गए, गोलियां भी चली तब भी पीछे हटे नहीं। JS सोढी सर, हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के बड़े चेहरों ने कहा पीओके बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, यहां तक कि 6 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया। क्या उसकी शुरुआत है ये, जब इस तरह की मुकाहट लगातार सुनने को मिल रही है? रचना जी, सैनिक नजरिए से पीओजेके पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है, और ये हमारे 2 पूर्व सेना अध्यक्ष कह चुके हैं, जनरल दीपक कपूर 2019 में और जनरल MM नराव ने, जिन्होंने एक लेख लिखा था पिछले साल। लेकिन पीओजेके खुद अपने आप भारत में विलय हो सकता है जब उनकी आवाम चाहे, और ये सबसे आसान तरीका होगा। और हम देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आक्रोश बढ़ रहा है लोगों में, क्योंकि जब वो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की हुई है, भारत सरकार ने इतना पैसा लगाया है, आज हर नागरिक जम्मू कश्मीर में जो रह रहा है पिक्चर देख पा रहा है, रेस्टोरेंट में रात के 2 बजे तक जा पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यही कारण है कि वहां पे जो पीओजेके में आक्रोश बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब वहां की आवाम खुद ही डिसाइड कर ले कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भारत में विलय होना चाहेंगे। जी जरूर, ऐसी जो बातें हैं वो रह रहकर पीओके के लोगों के जरिए भी सामने आ रही हैं, और ये हमने देखा चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े चेहरों के जरिए भी कहा गया। अब इंतजार पीओके के लोगों को यही है कि जो आवाजें भारत से उठ रही थी वो कब सच साबित होंगी, और इसीलिए रह रहकर ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नाराजगी और ज्यादा तेज। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, JS सोढी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।